नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल क्लास में। दिन भर 11 स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो भारतीय सेना को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि भारतीय सेना 1 अप्रैल से सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट यानी कि SAI का इस्तेमाल करने जा रही है। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कर्नल साई शंकर के द्वारा विकसित ये ऐप साइबर एवं सुरक्षा मंजूरी और डेटा परीक्षण की प्रक्रिया से गुजर रहा है। एक सम्मेलन के दौरान MM नरवणे ने कहा कि एक अधिकारी ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर ऐप विकसित किया है जो कि WhatsApp के समान है। हम भारतीय सेना के लिए उसे इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं। हो सकता है कि 1 अप्रैल से हम इस ऐप को आंतरिक संचार के लिए यानी कि इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करें। दोस्तों, ये बेहद जरूरी भी है क्योंकि जिस तरीके से WhatsApp की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर इस वक्त मुद्दा चला हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए अपनी खुद की सुरक्षा, खास करके जो डिफेंस सेक्टर की सुरक्षा है, उसके लिए अपना सिक्योर ऐप होना जरूरी है। इसका सबसे खासा असर ये होगा जो सेना के अंदर जो खुफिया जानकारी लीक करते हैं, जो स्पाई होते हैं, वो लोग भी भारतीय सेना से जुड़ी किसी भी जानकारी को किसी दूसरे को नहीं पहुंचा सकते हैं। और ये ऐप सिक्योरिटी बेहद जरूरी भी थी भारतीय सेना के लिए और ये बेहतर कदम माना जा सकता है भारतीय सेना के द्वारा। अगली अपडेट भी भारतीय सेना को लेकर आ रही है। दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कितनी जरूरी हो जाती है इंटरनल सुरक्षा, खास करके भारतीय सेना से जुड़ा जो डेटा है उसे कोई लीक न कर पाए। ऐसे में एक जो खबर आई है वो जम्मू कश्मीर से आई है, जहां पर उधमपुर में सेना के नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर में तैनात इन्फेंट्री रेजिमेंट के एक सैनिक ने पाकिस्तान में भारतीय सेना का क्लासिफाइड डेटा शेयर किया है और इसे इस आरोप में गिरफ्तार भी कर लिया गया है। गिरफ्तार हवलदार पंजाब का रहने वाला है। गिरफ्तारी के बाद जवान से पूछताछ की जा रही है। इस हवलदार पर आरोप है कि उसने पाकिस्तानी हैंडलर्स को इलेक्ट्रॉनिक रूप से क्लासिफाइड डेटा शेयर किया है। ऐसे में दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि कितना बेहद जरूरी हो जाता है। अगली अपडेट चीन को लेकर आ रही है। जहां एक तरफ डिसएंगेजमेंट की जो प्रक्रिया शुरू हुई उसमें चीन पीछे तो हटा, लेकिन अब उसकी जो चाल है वो सिक्किम में नजर आ रही है और चीनी सेना की जो हरकतें हैं वो इस वक्त भारत की चिंता बढ़ा रही है। चीन ने सिक्किम और अरुणाचल बॉर्डर पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है जो कि भारत की चिंता को बढ़ाने वाला है। अभी हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और ऐसे में अब ये बात पूर्वोत्तर राज्यों से लगी सीमा पर सच साबित हो रही है। यही नहीं, पश्चिमी मोर्चे पर भी अगर बात करें तो पैंगोंग लेक के अलावा कहीं और स्थिति सामान्य नहीं दिख रही है। गोगरा हॉट स्प्रिंग पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इसके अलावा देप्सांग और दौलत बेग ओल्डी में भी अभी पहली जैसी स्थिति है। दोनों सेनाओं के बीच इस मोर्चे पर पहले जैसी स्थिति बहाल करने को लेकर बातचीत चल रही है और इसका रोड मैप तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि चीन ने सिक्किम और अरुणाचल सीमा पर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है और वहां पर चीनी सैनिकों को बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। उनके हथियार भी बढ़ा दिए गए हैं और सिक्किम के नाकुला तक चीन ने सड़कों का जाल भी मजबूत कर लिया है। चीनी सेना ने 6 साल पहले नाकुला में घुसपैठ करने की कोशिश की थी। इसके तहत उसने संदेश देने की कोशिश की थी कि सिक्किम भले ही भारत का हिस्सा है, लेकिन चीन के साथ उसकी सीमाओं को लेकर विवाद है। बड़ी चिंता का कारण चीन की ओर से अरुणाचल सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। अरुणाचल प्रदेश के ऊपर सुबनसिरी जिले से लगती सीमा पर ड्रैगन कम से कम 3 नए पुल तैयार कर चुका है। इसके अलावा 66 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण भी उसने किया है। कई जगहों पर सैनिकों को रुकने के लिए शेड की व्यवस्था भी की गई है, यानी कि अभी भी चीन की नजर LAC पर है। हालांकि भारतीय सेना ने यहाँ पर अपनी सतर्कता बढ़ानी शुरू कर दी है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो रिसर्च को लेकर आ रही है। अब देश की सभी IIT, ISRO, DRDO और बायोसाइंस की लैब मिलकर रिसर्च करेंगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। भारतीय इंजीनियर्स, डॉक्टर और वैज्ञानिक मिलकर कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी की रोकथाम पर रिसर्च, वैक्सीन और दवा इजाद करने पर ही काम नहीं करेंगे, बल्कि भविष्य में भारत सैन्य और अंतरिक्ष मामलों में दूसरे देशों से तकनीक और उपकरण खरीदने की बजाय निर्माण पर जोर देगा। आपको बता दें कि कोविड महामारी के दौरान IIT के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने मिलकर देश को सस्ती कोरोना जांच किट मुहैया कराई थी। इसके अलावा मास्क, PPI किट बनाकर दी थी। IIT के इन प्रोडक्ट्स की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी खासी मांग है। इसको देखते हुए अब IIT लैब और ISRO, DRDO और बायोसाइंस लैब से जुड़ने की परियोजना की तैयारी की गई है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे खास बात ये होगी कि हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा रिसर्च करने के लिए। और दूसरी सबसे खास बात है कि इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे कि IIT क्लियर करने के बाद जो देश की प्रतिभाएं हैं वो विदेशों में जाकर नौकरी करने लगती हैं। ऐसे में अगर ये मिलकर काम करते हैं, यानी कि IIT, ISRO, DRDO और बायोसाइंस, तो इससे हमारी जो प्रतिभाएं हैं वो बाहर नहीं जा सकेंगी और खासकर इससे ये पलायन रुकेगा और देश में बेहतर रोजगार के अवसर भी मुहैया होंगे। अगली खबर पाकिस्तान और चीन को लेकर आ रही है। दोनों देशों के बीच सीपेक को लेकर जो विवाद है वो लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में चीन को, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि एक खतरा सता रहा है कि कहीं उसका पैसा ना डूब जाए।
आपको बता दें कि सीपेक की कैबिनेट कमेटी ने संबंधित मंत्रालय को 116 एकड़ प्रमुख ग्वादर लैंड को खाली करने के निर्देश दिए हैं, जो कि पाकिस्तान की कानूनी एजेंसी के कब्जे में थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार भूमि को खाली करवाने में देरी के चलते 2 परियोजनाओं का काम धीमा हो गया है, जो कि ग्वादर पोर्ट के कामकाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी और ये बुनियादी परियोजनाओं पर भी बाधा डाल रही थी। पाकिस्तानी रिपोर्ट के अनुसार बीजिंग और इस्लामाबाद के बीच हस्ताक्षर किए गए ग्वादर पोर्ट समझौते के तहत जमीन चीन की कंपनियों को पट्टे पर दी गई थी। सीपेक समिति ने कहा कि देश के रक्षा मंत्रालय को पाकिस्तानी नेवी और पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड यानी कि पीसीजी को निर्देश जारी होने चाहिए। सीपेक पर बढ़ते भूमि विवाद के बीच कैबिनेट समिति को बताया गया है कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश की धज्जियां उड़ा रहा था और भूमि को खाली नहीं कर रहा था। ये रिपोर्ट ऐसे समय में सामने आई है जब एक हफ्ते पहले सीनेट की विशेष समिति ने कहा था कि बीजिंग ने सीपेक पहल के तहत किसी भी बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए फंडिंग नहीं की है। 4 दिवसीय यात्रा के दौरान ढाका पहुंचे भारतीय वायुसेना प्रमुख राकेश सिंह भदौरिया को बांग्लादेश एयरफोर्स ने विशेष सम्मान दिया है। बांग्लादेश के डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज ने एयर चीफ मार्शल भदौरिया को मीरपुर हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया है। भदौरिया ने 1997-98 में मीरपुर में इस कॉलेज से 18वें एयर स्टाफ कोर्स में हिस्सा लिया था। आपको बता दें कि वायुसेना प्रमुख की ये यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत चाहता है कि अपने स्वदेशी डिफेंस इक्विपमेंट्स को बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करे और खास करके भारत का फोकस है यहाँ पर स्वदेशी एयरक्राफ्ट तेजस को बांग्लादेश की वायुसेना में शामिल करना, क्योंकि हाल ही में रिपोर्ट भी आई थी कि तेजस को खरीदने में रुचि दिखाई है बांग्लादेशी वायुसेना ने। यहाँ पर एक टेंशन और भारत की है कि बांग्लादेश की नजदीकी जो है वो चीन से भी बढ़ रही है, क्योंकि पिछले साल बांग्लादेश ने सिलहट में एयरपोर्ट टर्मिनल का ठेका चीन की कंपनी को दिया था, जबकि सिलहट भारत की उत्तर पूर्व सीमा से सटा है और ये संवेदनशील इलाका माना जाता है। इसकी मदद से चीन भारत के पूरे नॉर्थ ईस्ट इलाके पर नजर रखने का प्लान बना रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश की मदद से चीन बंगाल की खाड़ी में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है। तो ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि बांग्लादेश के साथ बेहतर कूटनीतिक संबंध बनाए जाए। अगली खबर एनएसए अजीत डोभाल को लेकर आ रही है। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की हॉटलाइन के जरिए बातचीत के दौरान पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा और अन्य सभी क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने और शांति कायम करने को लेकर भारत के डीजीएमओ के साथ सहमति जताई है। इस बातचीत में बॉर्डर पर स्थायी शांति कायम करने को लेकर दोनों डीजीएमओ सहमत हुए हैं। इस मामले के जानकारों का कहना है कि ये बातचीत ऐसे ही शुरू नहीं हुई है, बल्कि कई महीनों से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और इस्लामाबाद में उनके समकक्ष बॉर्डर पर शांति सुनिश्चित करने के लिए बैक चैनल के जरिए बात कर रहे थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और पाकिस्तान के मेजर डब्ल्यू यूसुफ सीधे टच में थे और लगातार बात कर रहे थे। आपको बता दें कि इस मीटिंग में नियंत्रण रेखा के साथ सभी समझौतों, सीज फायर का कड़ाई से पालन करने पर भी सहमति जाहिर की गई है। दोनों देशों ने दोहराया कि किसी भी गलतफहमी को हल करने के लिए हॉटलाइन संपर्क और बॉर्डर फ्लैग मीटिंग मौजूदा तंत्र का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि काफी लंबे समय से बंद था। पहले भारत के लिए कहा जाता था कि 2 मोर्चों की लड़ाई के लिए भारत को तैयार रहना चाहिए, लेकिन अब ये 2 की जगह 2.5 मोर्चे की जंग हो रही है। जनरल विपिन रावत की तरह नरवणे ने भी 2.5 मोर्चे का जिक्र किया है। 2.5 मोर्चे का मतलब है कि भारतीय फौज एक साथ चीन और पाकिस्तान से टक्कर ले सकती है, साथ ही देश के अंदर किसी भी उथल पुथल से आसानी से निपट सकती है। इसमें चीन और पाकिस्तान 2 मोर्चे हैं और आंतरिक उथल पुथल बाकी का आधा मोर्चा, इसमें कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट का संकट या अन्य संकट भी शामिल है। 2.5 मोर्चे का मतलब आप समझ चुके हैं कि चीन पाकिस्तान के अलावा जो आंतरिक आतंकवाद है, और इसमें मैं तो कहूँगा नक्सली भी इसमें शामिल होने चाहिए, जो कि अराजकता का एक बहुत बड़ा सबूत है इस देश में और बेवजह देश में आंतरिक आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। ऐसे में भारतीय सेना वैसे भी तैयार है 2.5 मोर्चों की लड़ाई के लिए, लेकिन हमें साथ के साथ अपने मौजूदा सिस्टम को भी बदलना होगा और अत्याधुनिक इक्विपमेंट से अपनी सेनाओं को लैस करना होगा। तुर्की अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और उसने एक बार संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठाकर पाकिस्तान का साथ दिया है। आपको बता दें कि तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में जम्मू और कश्मीर का मुद्दा उठाया। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि वो जम्मू कश्मीर से लगे प्रतिबंधों को ढीला करे। हम संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के आधार पर जम्मू कश्मीर की समस्या को शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ के लोगों की अपेक्षाओं के हिसाब से हल देखना चाहते हैं। हालांकि बोल तो तुर्की रहा था, लेकिन शब्द पाकिस्तान के थे। आपको बता दें कि इससे पहले रेसिप तैयब एर्दोगन भी कश्मीर मामले को संयुक्त राष्ट्र में उठा चुके हैं और 370 हटाए जाने का उन्होंने विरोध किया है। यही नहीं, इसके अलावा कश्मीर को फिलिस्तीन बता चुके हैं एर्दोगन। तो ऐसे में अब भारत के लिए ये बहुत बड़ा कारण बनता है कि भारत को भी तुर्की के आंतरिक मामलों में दखल देना चाहिए और साइप्रस का मुद्दा उठाकर खासकर इसको घेरना चाहिए। और यही नहीं, तुर्की ने जिस तरीके से टेंशन क्रिएट कर रखी है अपने पड़ोसी देशों के बीच में, उस मुद्दे को भी उठाना चाहिए, क्योंकि ये मसीहा बनने की कोशिश कर रहा है तुर्की और ये पाकिस्तान को अपना सबसे बेहतरीन भाई मानता है।
ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों की मंशा भारत में अराजकता को फैलाने की है और भारत विरोधी गतिविधियां सबसे ज्यादा इस वक्त तुर्की के अंदर से हो रही हैं। बीच में मैंने आपको एक डिफेंस अपडेट में बताया था कि कश्मीर में हिंसा भड़काने के लिए वो अपने भाड़े के लड़ाकों को तैनात करने की बात भी कर रहा है। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है कि तुर्की को किस तरीके से सबक सिखाया जा सकता है? आपके पास क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं तुर्की को घेरने के लिए? आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। आपको बता दें कि भारत अपनी दूसरी नेगेटिव लिस्ट जारी कर सकता है, जिसमें टैंक और विमानों के अलावा भविष्य में उनके आयात पर प्रतिबंध लगाए जाने की संभावना है। रक्षा मंत्रालय ने एक रिपोर्ट में बताया कि नई नेगेटिव लिस्ट के लिए सीडीएस जो उद्योग हितधारक के साथ परामर्श और टैंक और विमान जैसे बड़े हथियार प्रणाली को शामिल करने पर चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले साल 101 हथियारों, प्लेटफॉर्मों और उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई थी। इस लिस्ट में तोपखाने की बंदूकें, असॉल्ट राइफल्स, सोनार सिस्टम, परिवहन विमान और रडार जैसी हाई टेक्नोलॉजी हथियार प्रणालियों के सरल हिस्से शामिल थे। नेगेटिव आर्म्स इंपोर्ट लिस्ट तैयार करने का काम जनरल विपिन रावत को सौंपा गया है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सशस्त्र बलों के लिए अनुमानित 4 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर अगले 7 सालों में घरेलू निर्माताओं के पास रखे जाने की संभावना है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने कहा कि वह अपने पहले नए जनरेशन कॉन्सेप्ट रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इसरो के सूत्रों ने कहा कि SSLV-D1 मार्च के अंत या फिर अप्रैल की शुरुआत में लॉन्च करने का उन्होंने लक्ष्य रखा है। हालांकि अभी तक इसकी डेट निर्धारित नहीं की गई है। इसरो के सूत्रों ने कहा कि हम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-02 SSLV की पहली डेवलपमेंटल फ्लाइट करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि SSLV को लॉन्च ऑन डिमांड के रूप में तैयार किया गया है, जो कि एक कॉस्ट इफेक्टिव है छोटे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए। उन्होंने कहा कि SSLV को मात्र 72 घंटे में तैयार किया जा सकता है।